हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द माई लर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। वेलकम है आपका। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन जो है उसका लास्ट लेक्चर है हम लोग करेंगे। ठीक है, पिछले क्लासेस में सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लासेस में थोड़ा टाइम हो गया, ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण, लेकिन ठीक है, वी आर बैक टू द, ठीक है, चैप्टर्स। तो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था क्या, जैसे आपको अगर मैं बताऊं कहाँ पे थे हम लोग, टॉपिक के नाम बता देता हूं मैं। तो शायद हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। यही था, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, कि जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और इसी को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर्मूला भी था यहाँ पे, पाई इक्वल टू CRT था, देखा था आपने। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। और C यहाँ पे जो है वो मोलारिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मोलारिटी मतलब जानते हैं हम लोग क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यही मैंने लिखा हुआ है। फिर इसको फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम ml में लिया गया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। R और T वैसे ही है, R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर लेना है आपको केल्विन में। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला बना था, वहां पे लिखा हुआ है। फिर हमने देखा कि जो सॉल्यूशंस होते हैं अगर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर हो जाए, पाई 1 पाई 2 दो सॉल्यूशंस का मतलब, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर किसी एक का ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, और किसी एक का कम हो तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये सब हमने चीजें देख ली थी। आइए अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास और वेन हॉफ फैक्टर। वेन हॉफ फैक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, एबनॉर्मल मोलर मास से हमारा क्या मतलब है यहाँ पे। तो ये सब चीजें रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। किससे रिलेटेड है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में अगर जैसे मैंने लेक्चर में बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो डिपेंड करती हैं किस पे, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। ये था इसका असली स्टेटमेंट। ये आप जानते भी हो ये, कि ये असली स्टेटमेंट है, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, ये। तो अगर क्या हो कि जो हम लोग सॉल्यूट लेते हैं, मान लो जो हमने सॉल्यूट लिया वो दो टाइप के हो सकते हैं, अगर आप देखो ध्यान से तो। सॉल्यूट आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। और दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। तो जब भी जो हम लोग जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े अभी तक, वो सब किसके लिए पढ़ रहे थे, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट वो होता है जो अगर आप पानी में डिजोल्व कर रहे हो तो वो एसोसिएट और डिसोसिएशन नहीं दिखाता है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट। नहीं वो एसोसिएट होता है सॉल्यूशन में जाके पानी में घुलने के बाद, नहीं वो क्या होता है, डिसोसिएट होता है। तो उस केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं हमारी, उनकी जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो भी ऑब्जर्व वैल्यू के बराबर आती है, वो बिल्कुल सही आती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो, जैसे तुम ले लो क्या, शुगर ले लो, ठीक है ना, आप ले लो ग्लूकोज ले लो। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट हैं, ये पानी में जाके ना ही एसोसिएट होंगी ना डिसोसिएट होंगी। लेकिन आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट लेते हो, जैसे मैंने ले लिया क्या, NaCl, मैंने ले लिया KCl, मैंने ले लिया CaCl2, ठीक है, मैंने ले लिया Al2SO4 का थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये पानी में जाके क्या करेंगे, डिसोसिएट कर जाएंगे। या आपने ले लिया क्या,
बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये पानी में जाके डाइमर बना लेता है। ठीक है, अब डालोगे दो, डाइमर बना लेगा। डाइमर मतलब कुछ ऐसा आपको दिखेगा, डाइमर मतलब कुछ ऐसा, ऐसे। डबल बॉन्डो, ये रहा OH। ठीक है, C6H5। ठीक है, तो ये डाइमर बना लेता है, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक डाइमर बना लेंगे, तो इसको बोलते हैं डाइमर। ठीक है, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके लिए जो क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम लोग चाहते हैं कैलकुलेट करते हैं, वो नहीं आ पाती हैं। कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस पैदा हो जाता है, अब नॉर्मल वैल्यूज आने लगती हैं। ठीक है ना, जो हमको चाहिए उस वो वैल्यू आती ही नहीं है। यहाँ पे H रहेगा, हाइड्रोजन तो भूल ही गया मैं। ठीक है, यहाँ पे O। ठीक है, ये H। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो वैल्यूज होती हैं वो नहीं आ पाती हैं कैलकुलेट करने पे, क्योंकि यहाँ पे आपने ये मॉलिक्यूल कितने लिए, मान लिया आपने दो मॉलिक्यूल्स लिए, लेकिन पानी में जाने के बाद ये क्या हो गया, डायमर बना ली, एक मॉलिक्यूल अब बन गई ये, तो वहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो गए, चेंज हो गए। NaCl था, आपने पानी में डाला, ये डिसोसिएट हुई, दो मॉलिक्यूल्स बन गए। तब जो वैल्यू आती है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, वो कुछ ना कुछ क्या होती है, वैल्यूज चेंज आने लगती है, वो वैल्यूज नहीं आ पाती हैं। ठीक है ना, जो हमें वैल्यू चाहिए कैलकुलेटेड वैल्यू कुछ अलग आती है, एब्जॉर्ब वैल्यू कुछ अलग होती है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग सहारा लेते हैं किसका, वेंट हॉफ फैक्टर का। किसका सहारा लेते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर का। वेंट ऑफ फैक्टर को दिखाते हैं किससे, आई से। ठीक है ना, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है, ये बताता है, इट अकाउंट्स फॉर ऑल द एबनॉर्मल वैल्यूज, एबनॉर्मल फैक्टर्स जो भी प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, ये जो आपका वांट है फैक्टर, जो भी एबनॉर्मल वैल्यूज या फैक्टर्स हैं, उनके लिए ये वैल्यू देगा हमारे, एबनॉर्मल फैक्टर्स या वैल्यू, उनके लिए ये अकाउंट करता है, मतलब इनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा देंगे हम लोग कि तुम ही बताओ भाई क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे निकालना है तुमको। ठीक है, तो इसका निकालने का कुछ तरीका होता है, देखिए। आई इजकल टू क्या होता है, आई आप लिख सकते हो, पहला फॉर्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एबनॉर्मल मोलर मास, पहला फॉर्मूला ये है। ठीक है, आई इजकल टू लिख सकते हो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो ऑब्जर्व करने पे और कैलकुलेटेड, ठीक है ना, कुछ अलग आएंगी। आई इजकल टू ये लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर या आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। ठीक है, डिवाइड बाई क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर आफ्टर, ओह सॉरी सॉरी गाइस, माय मिस्टेक। ठीक है ना, आफ्टर रहेगा यहाँ पे, आफ्टर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, जैसे मैंने बताया कि जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट होते हैं वो एसोसिएट भी कर सकते हैं, और एसोसिएट होकर डाइमर बना लेंगे, या तो डिसोसिएट होकर एक से दो बन जाएंगे, जैसे कि NaCl में होता है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर
एसोसिएशन या डिसो। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ये तीनों फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं थोड़े से। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, सॉरी, ये तीनों जो फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं। तो ये चीज है, आई इक्वल टू होता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई नॉर्मल मोलर मास। आई इक्वल टू ये भी होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं डिवाइड बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कैलकुलेट करोगे वैल्यू वालेगी, और जो ऑब्जर्व करने पे मतलब आपने डाला ये, ठीक है ना, आपने माना कि ये एक ही मॉलिक्यूल था, पानी में डालने के बाद एक ही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन कैलकुलेट करेंगे तो कुछ और वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाने के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स बचे हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, जो आपको काम आएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है, इनको कर देता हूँ बॉक्सेस में ताकि ये इंपॉर्टेंट तो है ही ये। ठीक है, ये रहा, दूसरा ये रहा आपका। ठीक है, तो ये ठीक है, ये आपको ध्यान देना है फॉर्मूलेस, कौन कौन से, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। ठीक, तीसरा ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने हैं फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंस हैं जिनका हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मेनली ये तो आपको आना ही चाहिए, तीसरा वाला इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट ही है भाई, इसका तो इस्तेमाल होगा ही डेली ही। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट है वो सब आप याद रखोगे। ठीक है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलिटिक, अरे नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट है उसके केस में हमने निकालना सीख लिया, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट आ जाएगा, तो कैसे निकालेंगे। तो अब जो आपके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट होते हैं, अगर देखा जाए जो आपके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट हैं, ठीक है, वो दो तरह से हो सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हो ना, जैसे एसिड बेस लो, तो वो दो तरह टाइप के होते हैं, या तो वो स्ट्रांग होंगे या तो वो वीक होंगे। वैसे ही केस में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट भी आपके दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, या वो आप क्या हो सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो 100% एसोसिएट या डिसोसिएट करते हैं। क्या करते हैं, 100% एसोसिएट या डिसोसिएट करेंगे, उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो 100% नहीं कर पाएंगे, पार्सली एसोसिएशन या डिसोसिएशन दिखाएंगे, उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे लिख सकते हो 100% डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और यहां पे क्या होगा, पार्शियली एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो ये आपको बात याद रखनी है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं पार्सली मतलब कि उतने 100% तो नहीं हो पाएंगे, कुछ ही अमाउंट हो पाएगा, 80% 90%। ठीक है ना, तो ये सब जो चीजें होती हैं उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। अब आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, पहले पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने बोला वो क्या होंगे, दो चीजें दिखा सकते हैं,
100% एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो अगर वो डिसोसिएशन दिखाएंगे तब उनके लिए आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, और अगर वो एसोसिएशन दिखाएंगे तब आई की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, डिसोसिएशन जैसे मान लो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स थे, एन, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हुए, उन्होंने बनाया क्या, एन ए मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, डिसोसिएट हो गया, एन ए मॉलिक्यूल्स बनाए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, कि अगर मैं टाइम इक्वल टू 0 लूँ तो उस केस में ये 1 होगा और ये कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, टाइम इक्वल टू मान लो 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद डिसोसिएट हो जाते हैं, पानी में डाल देते हो तुम, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एन। कहाँ पे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आई की वैल्यू मैं निकालूं, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालूं, आई की वैल्यू, तो आई का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन हुआ तो ये मैं निकाल सकता हूं ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, पहले लिख ही देता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना आया, एन प्लस 0 कितना आया टोटल, एन। वही उसी तरह मैं निकालूंगा क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के पहले कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, जब डिसोसिएट नहीं था तो कितने थे, 1, कितने थे, ठीक है, तो ये रहा कितने थे, 1। तो उस केस में अगर आप देखो तो आई का वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश करो आप, बहुत ही आसान है। आई का फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा था, यहीं पे है, देखो पेज पे, कहा गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, उस केस में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, क्या हो रहा है उधर, डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। तो यहाँ पे देखोगे आई इक्वल टू कितना आएगा, एन डिवाइड बाई 1। तो ये जो फॉर्मूला निकला इसको ऐसे लिख सकते हो, आई इक्वल टू एन के बराबर होगा। आई क्या होगा, एन के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, इस केस में आई का वैल्यू किसके बराबर आएगा, एन के। हम एन कैसे निकालोगे, एन निकालेंगे यहाँ पे, एन इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन रिएक्टेंट साइट, ऑन इधर प्रोडक्ट साइट, number of molecules on product side when number of molecules on reactant। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं इसको, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी, रिएक्टेंट इज 1। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड कितने होंगे, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड कितने हो, 1। जैसे कि एग्जांपल अगर यहाँ पे ले लिया जाए, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है ना, अगर मैं क्या ले लूँ, NaCl ले लूँ, पानी में डाला मैंने, डिसोसिएट हो गया, क्या बना, Na प्लस Cl-1। यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आया बताओ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने इधर, 1 और 1, 2, आई का वैल्यू कितना आ गया, 2। वैसे ही Al2SO4 का थ्राइस ले लिया मैंने, पानी में डाल दिया इसको, तो 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2, चार्जेस बैलेंस करना है ना, +6 -6। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर तुम आई का वैल्यू निकालो तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन प्रोडक्ट साइड व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन रिएक्टेड साइड इज 1, तो 2 + 3 कितने आए? 5। कितने आए? 5। तो ये ऐसे करके निकाला जा सकता है। इस पे क्वेश्चंस भी हैं, अभी मैं करवाऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया? आई इक्वल टू एन के बराबर होगा। वैसे ही एसोसिएशन के केस में देखोगे, ठीक है ना, मान लो एसोसिएशन के केस में तुम निकालते हो, एन ए मॉलिक्यूल्स थे, एसोसिएट हो गए, बनाए क्या? ए एन, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? लेस हो गया। एसोसिएट हो जाएंगे तो लेस हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे? यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे टाइम इक्वल टू 0 पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब टाइम इक्वल टू 5 मिनट बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कुछ नहीं बचे, यहाँ पे क्या हो गया? 1/n। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो इसको और बेहतर तरीके से, ऐसे एन से नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे 5 मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे और पांचों कंबाइन हो गए, ये 5 बना लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या कि 5A से क्या बन रहा है? 1A5 बन रहा है। तो 1 से कितना बनेगा? 1/5, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब एक पूरा डिसोसिएट हो जाएगा यहाँ पे तो क्या बनेगा? 1/5। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या बन रहा है? 1/n बन रहा है। तो अगर यहाँ पे आओगे तुम आई की वैल्यू निकालने के लिए, तो सेम चीज है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आई इक्वल टू क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई आफ्टर, क्या है? आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे आई का वैल्यू कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने आ रहे हैं? 1/n। कितना आ रहा है? 1/n। और शुरू में कितने थे? 1 थे। तो सॉल्व किया तो आई इक्वल टू कितना आया? 1/n। आई इक्वल टू कितना आया बच्चों? बताओ, आई इक्वल टू कितना आया? आई इक्वल टू आया कितना? 1/n। ये रहा फॉर्मूला, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर वो डिसोसिएट हो रहा है तो आई एन के बराबर आएगा, एसोसिएट हो रहा है तो 1/n के बराबर आएगा, जो कि मैंने वहां पे निकाल के तुमको बता दिया, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये था एसोसिएशन और डिसोसिएशन केस किसके किसके में लिए हमने पढ़ा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो वो पार्सली एसोसिएट या डिसोसिएट होते हैं, तो उस केस में अल्फा का यूज किया जाता है। अल्फा क्या बताता है? अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर तुमने पढ़ा होगा, किसने? अगर तुमने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसमें। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स केस में हम लोग यूज करेंगे, अल्फा का यूज करना है। तो अल्फा मैं बताता हूँ, अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, अल्फा। यूज आएगा इसमें, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप से हो सकते हैं, ये भी, या तो ये डिसोसिएट करेंगे या तो ये क्या करेंगे? एसोसिएट करेंगे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हो रहा था, ठीक है। एसोसिएशन या डिसोसिएशन पक्का दिखाएंगे, ठीक है, पार्सली दिखाएंगे लेकिन दिखाएंगे, ठीक है।
तो आओ इसके लिए भी कैलकुलेट करते हैं, आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। कि अल्टीमेटली वही हमको ज़रूरत होगा, उसी से हम लोग पता लगाएंगे। मैंने बताया ना वाइंड ऑफ ट्रैक्टर से ही पता लगता है, वही अकाउंटेबल होता है जितने भी अब नॉर्मल वैल्यूज आ रही हैं हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो डिसोसिएशन अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे तुम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था क्या, डिसोसिएट हो रहा है, तो मान लो एन मॉलिक्यूल्स थे वो डिसोसिएट हो गए और बनाए कितने, एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने बनाए, एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मान लो टाइम इजकल टू जीरो पे ये कितना था, 1 था, ये कुछ भी नहीं था। टाइम इजकल टू मान लो 5-10 मिनट बाद ये हो गया 1 माइनस एक्स, ये हो गया एन एक्स, क्या हो गया, एन एक्स। अब देखो एक्स निकालना है, अल्फा निकालने के लिए क्या करते हैं, अल्फा निकालने के लिए होता है क्या, अल्फा निकालने के लिए होता है एसोसिएटेड डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाय इनिशियल मोल, इनिशियल मोल्स ऐसे निकाल सकते हो तुम। तो डिसोसिएटेड मोल्स कितने हैं, एक्स, और शुरू में क्या है, इनिशियल मोल्स कितने थे, 1, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा किसके बराबर आ गया, एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हैं, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एन अल्फा, क्या लिखा जाएगा, एन अल्फा, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे क्या करोगे, आई का वैल्यू निकालना चाहो, ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं, अल्फा इजकल टू होता है डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स। तो यहाँ पे 1 में से कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, एक्स लिख दिया मैंने, इनिशियल मोल्स कितने थे, इनिशियल मतलब कि टाइम इजकल टू जीरो पे कितने थे, यहाँ पे देखो टाइम इजकल टू जीरो पे कितने थे, यही इनिशियल मोल्स होंगे, ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा इनिशियल मोल्स, क्या है, इनिशियल मोल्स, इनिशियल नंबर मोल्स। तो इनिशियल कितने थे, 1, तो यहाँ पे अल्फा इजकल टू एक्स बाई 1 आ गया, तो यहाँ पे अल्फा किसके बराबर है, एक्स के। तो यहाँ पे क्योंकि यूज करना था तो मैंने एक्स की जगह अल्फा लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, एन अल्फा, एक्स की जगह लिखा हुआ है। तो आई इजकल टू क्या था, अभी हमने देखा आई इजकल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन है डिसोसिएशन। तो यहाँ पे डिसोसिएशन है, तो डिसोसिएशन के आफ्टर मोल्स कितने बने, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और शुरू में कितने थे, 1। तो आई इजकल टू आया 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा, तो आई इजकल टू हो गया 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया जो कि इंपॉर्टेंट है, कतई इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। आई इजकल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, ये ध्यान देना है आपको। आते हैं एसोसिएशन के केस में, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, एन ए थे, एसोसिएट हो गया, बना लिए क्या है, ए एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एसोसिएट हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो गया। तो वही सेम चीज लगाएंगे, टाइम इजकल टू जीरो पे ये 1 था, ठीक है, ये कितना था, 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था। 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, जो भी चाहो, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बाई एन, क्योंकि यहाँ पे घट रहा है ना, कितना घट रहा है, एक्स बाई एन घटेगा। तो वही चीज़ है, अल्फा दोबारा लिख देंगे 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बाई एन। अब यहाँ से तुम आई का वैल्यू निकालना स्टार्ट करो, आई का वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, सेम चीज, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, तो आफ्टर एसोसिएशन करोगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे क्या था, बिफोर एसोसिएशन, तो बिफोर एसोसिएट होने के पहले कितने थे, 1 थे, तो मैंने लिख दिया 1, डिवाइड बाई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा को ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस अल्फा बाई एन माइनस अल्फा, और इसको और ज़्यादा इलोबरेट करोगे तो कितना आएगा, देखो थोड़ा सा मैं कर देता हूँ छोटा, क्योंकि अब जगह नहीं है, मतलब इसमें थोड़ा सा और लिखना है मेरे को। तो यहाँ पे आएगा क्या, देखो 1 प्लस अल्फा बाई एन माइनस अल्फा, क्या अल्फा कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू अल्फा। तो आई इजकल टू यहाँ पे आया 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू अल्फा। तो ये था आपका क्या फॉर्मूला, डिसोसिएशन के केस में, अरे सॉरी एसोसिएशन केस में, ठीक है, कहाँ पे गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना।
तो ये था पूरा स्लाइड जो कि हो गया। अब कंक्लूजन स्लाइड में लिख देता हूँ कि क्या क्या फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन दिखना है तो ये है कंक्लूजन स्लाइड। ये आपको जरूर याद करके जाना है, एग्जाम में जा रहे हो अगर सॉल्यूशन का पेपर देना है, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, नंबर गेन्स करने हैं। तो कंक्लूजन साइड ये हुआ कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वो दो टाइप से हो सकते हैं। एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, हमने जानते हैं, ये पहले भी पढ़ा होगा क्लास 11 में, इलेक्ट्रोलाइट्स इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में सब। ठीक है, तो ये तो बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या कर सकते हैं, या तो वो एसोसिएट कर सकते हैं या वो तो डिसोसिएट कर सकते हैं। अगर उन्होंने क्या किया, एसोसिएट किया, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 1/n के बराबर। और अगर उन्हें डिसोसिएट किया तो आई का वैल्यू हो जाएगा n के बराबर। ये मैं बता चुका। सेम चीज यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी क्या कर सकते हैं, दोनों चीज दिखा सकते हैं, या तो वो एसोसिएशन दिखाएंगे या तो वो क्या किया दिखाएंगे, डिसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे भी वही कर लेना। ठीक है, डिसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक है, तो अगर एसोसिएशन दिखाएंगे तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, अभी हमने देखा फॉर्मूला क्या था, आई इजकल टू 1 + 1/n-1 अल्फा, ये फॉर्मूला है। और एसोसिएशन का तो आई इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। अल्फा यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या उसको अल्फा को अल्फा फैक्टर भी बोला जाता है, ये याद रखना। ठीक है, अल्फा फैक्टर या तो अल्फा बोल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को वो दिखाता। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना, ये कंक्लूजन कंक्लूजन स्लाइड था ये। ठीक है, मेरी तरफ से मिस्टेक मत करना एग्जाम में। ठीक है ना, कंक्लूजन स्लाइड है, तो ध्यान रखना आई इक्वल टू 1 + 1/n-1 अल्फा एसोसिएशन केस में, और डिसोसिएशन के केस में आई इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा। ठीक है ना, अल्फा आई का वैल्यू आपको निकालना होगा, अल्फा दिया रहेगा। ठीक है ना, कितना एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है, या तो वो भी आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा, क्वेश्चंस करेंगे तो अभी देख लिया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहीं पे है। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है देखो, यहीं पे लिख देता हूं मैं छोटी सी जगह। इसको अल्फा को, इस अल्फा को अल्फा फैक्टर भी बोलते हैं, तो कहीं पे ऐसे लिखा जाता है अल्फा फैक्टर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अल्फा फैक्टर का मतलब वही होता है जो कि मतलब इसका है। ठीक है, अल्फा का मतलब है, तो अल्फा इक्वल टू होता है, अल्फा फैक्टर इक्वल टू होता है अल्फा परसेंटेज बाई 100, शायद ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो ये याद रखना, अल्फा अगर परसेंटेज दिया हो, ठीक है ना, तो तुम क्या कर सकते हो, उसमें डिवाइड कर दोगे तो अल्फा फैक्टर का वैल्यू आ जाएगा, या अल्फा फैक्टर में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्फा मतलब परसेंटेज एसोसिएशन या डिसोसिएशन तुमसे पूछ सकता है, तो वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये याद रखना, अल्फा फैक्टर इक्वल टू होता है अल्फा परसेंटेज बाई 100। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखिए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे निकालोगे। ठीक है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे निकालोगे, उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस केस में, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट के लिए। ठीक है ना, और इधर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट के लिए, तो क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज,
फॉर नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट। ठीक है, तो अगर ये चीज़ यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखने चाहूँ तो सब फॉर्मूला तुमको मालूम ही होगा। ऐसे पहला लिखना चाहूँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो क्या था, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या था, काई 2, ये था। दूसरा था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी स्मॉल एम। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए लिखना चाहूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो तो क्या बच्चों, वो भी क्या था, डेल्टा टी एफ था ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ। ठीक है, इसको थोड़ा आजा, इधर आजा भाई, जगह नहीं है। ठीक, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या था, के एफ मोलैलिटी रहेगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला तुम जानते हो, इतना तो तुमको जानना ही पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या था, चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चौथा अगर ऑस्मोटिक प्रेशर था तो उस केस में जो आपका क्या है, पाई है, वो किसके बराबर था, सी आर टी के, किसके बराबर था, सी आर के। सी मतलब मोलारिटी, आर मतलब गैस कांस्टेंट 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल इनटू केल्विन, टी टेम्परेचर केल्विन में लेना है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये था किस केस में, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट के लिए। लेकिन मुझको लिखना क्या है, मुझको लिखना था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट। किसके लिए लिखना है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट के लिए लिखना है। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक के लिए तो तुम पढ़ चुके हैं, सब फॉर्मूले आते हैं तुमको, इसमें थे मोलालिटी का फॉर्मूला आता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में ग्राम में लेना होगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक, तो अगर यहाँ पे इस केस में मैं निकालूं क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वो किसके बराबर आएगा, देखो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू आई इंटू काई टू, ये रहेगा। आई यहां पे आ चुका वेंट ऑफ फैक्टर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट के केस में। सेम चीज हर जगह आई लिखना पड़ेगा आपको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आई लिखना पड़ेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अब इस केस में वो एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, आपको निकालने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। इस केस में तो नहीं हो रहा था ऐसा कुछ, तो ऐसा हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे आई ओई कुछ नहीं लिखा है, कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे, डेल्टा टी बी इजकल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, ये दिख रहा है क्या तुमको, ज्यादा किनारे हो गया, स्मॉल एम कर दे रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है ना, स्मॉल एम मतलब यहाँ पे किससे है, मोलैलिटी से है। किससे है बच्चों, मोलैलिटी से। ठीक है, और अगर सेम चीज आपको निकालनी हो, किसके लिए सेम चीज आपको निकालनी हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो क्या आएगा, डेल्टा टी एफ इजकल टू आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम। ठीक है, ये रह गया फॉर्मूला। वैसे ही अगर चौथा आपको निकालना हो क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू सी आर टी, ये इंटू है, ठीक है ना, इंटू है भाई, इंटू।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना रख के चलना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि अगर आप देखो यहाँ पे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो पी नॉट मतलब वो होता है क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, ठीक है ना, और पी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जो मिला के बना सॉल्यूट से जब आपने मिला दिया इम्प्योरिटी तब। तो आई इज कल टू काई टू मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। काई टू मतलब मोल फ्रैक्शन, एम मतलब मोलालिटी, यहाँ पे भी एम मतलब क्या है, मोलालिटी से ही है, और यहाँ पे जो सी आप लोगे वो मैं बता ही चुका हूँ किससे है, मोलारिटी से। ml में लेना होगा, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व भी कर सकते हो। ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और ये पीछे जो स्लाइड लिखी थी वो भी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ था कंक्लूजन स्लाइड इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में अल्फा फैक्टर कैसे निकालना है, अल्फा को अल्फा फैक्टर बोलते हैं, निकालने का तरीका ये है, ठीक है ना। तो ये हो गया। छोटी सी एक और बात यहाँ पे, जो आई की वैल्यू होती है, इसी में लिख दूं, इसमें नहीं जगह है, आई वैल्यू फॉर किसके लिए, आई वैल्यू होती है 1, किसके लिए होती है, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट के लिए। अगर आप नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट लोगे तो उसकी वैल्यू आई की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर लेनी पड़ेगी, ग्लूकोज के केस में, शुगर के केस में, ये सब 1 के बराबर आएगी, ये याद रखना। अगर डिसोसिएट हो रहा है तो आई का वैल्यू, आई का वैल्यू यहाँ पे एन के बराबर है, यहाँ डिसोसिएशन के केस में लिख सकते हो, अगर हो रहा तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना, आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ये बात छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। जब भी मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा तो वो एक से ज्यादा ही बनाएगा, ठीक है ना, 2 3 4, 2 3 4 हमने देखा अभी बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर होता है, ठीक है ना, यहाँ पे जो चैप्टर होता है वो हमने खत्म कर लिया है, ठीक है, इसे मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ये सब तो करेंगे अभी, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर गाइज, दोस्तों बच्चों, जो भी आप लोग हो, जहाँ से भी हो जुड़े हुए हो, ठीक है ना, तो ये द एंड हो गया इस चैप्टर का। द एंड मतलब कॉन्सेप्ट एंड, ठीक है, कॉन्सेप्ट खत्म, खत्म का स्पेलिंग, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट खत्म, अब चालू होंगे क्या, क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके जितने भी थे सब खत्म हो गए, हटा देते हैं इसको, कोई मतलब नहीं है। आइए चलते हैं, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब का है देखिए, सीबीएसई 2024 का, ठीक है ना, कि पूछ रहा है वांट ऑफ फैक्टर इस वाले के लिए क्या होगा। दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है, कौन सा ये वाला, Na2SO4.10H2O, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट के लिए वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या होगी। तो जब आप N2SO4 को लिखोगे, 10H2O कुछ नहीं करेगा, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है ना, लिख लो, कुछ नहीं है। डिसोसिएट कराओगे तो 2Na प्लस और SO4 - 2 आयंस बनेंगे। टोटल कितने बन रहे हैं आयंस, 3, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 3 13, ठीक है, तो कितना आएगा 3। तो ये था आपका क्या, पहला क्वेश्चन वांट ऑफ फैक्टर पे, ठीक है ना, कि N2SO4 के लिए आई की वैल्यू कितनी आएगी। दूसरा आते हैं, दूसरा देखते हैं कि KCl सॉल्यूशन जो है, KCl का सॉल्यूशन है वो 100% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब कंप्लीट मतलब कितना, कंप्लीट मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, तो 100% डिसोसिएट या एसोसिएट होगा। तो उस केस में अगर तुम KCl लिखो, उसको पानी में डालो, तो क्या बनेंगे, K प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पे कितने आयंस मिले टोटल, 2, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। आगे आते हैं, इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ, अब यहाँ पे एसोसिएशन की जगह कंप्लीट आयोनाइजेशन लिख दिया, बात डिसोसिएशन की जगह आयोनाइजेशन लिख दिया, मतलब वही आयंस के फॉर्म में क्या हो रहा है, वो जा रहा है पानी में डालने के बाद आयंस के फॉर्म में जा रहा है। तो अगर K2SO4 है, आयोनाइज हो रहा है मतलब आयंस बना रहा है, तो कितने बनाएगा, 2K प्लस और SO4 माइनस। तो टोटल कितने हैं, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, टोटल कितने हैं, 3। तो क्या 3 है क्या, ठीक है। ये भी किसका, सब 2024 का, ये पिछला वाला भी मैंने नहीं बताया कब का था, 2024 का, ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, किसको कहते हैं, तो अभी हम लोग पढ़ के आए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, तो
वॉल्यूम नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तो रिफ्लेक्शन और उसमें चलेगा, डेंसिटी तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि CaCl2 6H2O अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन, द वांटा फैक्टर आई इज, आई की वैल्यू CaCl2 के लिए कितनी आएगी? दोबारा मैंने बताया पानी का मॉलिक्यूल्स पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, वो बस तुमको बहकाने के लिए दिया हुआ है। CaCl2 लिखो बस, दो कैल्शियम, अरे सॉरी, कैल्शियम पे +2 रहेगा, इसको बैलेंस के लिए हमें दो Cl माइनस आयंस की जरूरत पड़ेगी, क्लोराइड आयंस की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल कितना है? एक आयन, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब एक होगा, एक और दो जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, आगे देखो, अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें कोई डाइमराइज हो रहा है, डाइमराइज का मतलब क्या? कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बन जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आई की वैल्यू <<1 आएगी, और कितनी आएगी देखोगे तो 0.5, मतलब 1/2 आएगी। ठीक है ना? जैसे ऐसे देखो 2C6H5COOH था, ठीक है, ये डाइमराइज हो गया, ठीक है, और क्या बनाया? C6H5COOH का ट्वाइस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, शुरू में इसके कितने मॉलिक्यूल्स थे? मान लो तो दो से इसके एक मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो एक से कितने बनेंगे? 1/2। एन तो ऐसे ही निकालते हैं ना, एन कैसे निकालते हो? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन प्रोडक्ट साइड व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज 1। तो ये 1 है, तो इसका वैल्यू क्या है? 1/2। तो कितना आएगा? 0.5। ये सब आएगा ही नहीं, ये तो एकदम से गलत है, इसको तो लगाना भी मत, पाप लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेट्रामेराइजेशन होता है, मतलब चार एक साथ चार, तो कितना आएगा? 1/4, मतलब कितना आता है? 0.25। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन इज हाईएस्ट बॉइलिंग, कितना मिनट? ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द बॉइलिंग फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो डेल्टा टीबी इक्वल टू, जानते हैं डेल्टा टीबी किसको बनाता है, बताता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है? अगर किसी क्या करते हैं, प्योर सॉल्वेंट में हम लोग क्या करते हैं, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अरे कोई सॉल्यूट मिला देंगे नॉन वोलेटाइल, ठीक है ना, इसमें केस में तो इलेक्ट्रोलिटिक है वो, तो क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है वहां पे, सॉल्यूशन का क्या करता है, कर सकते हो, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है ना, तो उस केस में उसको हायर टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है ताकि उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाए, और जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो अभी मैंने देखा डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर था? आई इंटू मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इंटू मोलैलिटी। तो यहां से ये लिख सकता हूं क्या, डेल्टा टीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आई के। डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मोलैलिटी के भी है। तो ये दो चीज़ों तो मिल चुकी। तो यहाँ पे सब जो सॉल्यूट देखो, देखो क्या दिया हुआ है, KCl दिया हुआ है, सब क्या है, ये सब जो दिए हुए हैं, KCl आपका ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। तो 1.0 मोलर KCl, 1.1 मोलर K2SO4, ठीक है, 1 दिया है तो ठीक है, यहाँ पे मोलैरिटी कम दी हुई है, मोलैरिटी यहाँ पे 2.0 ml KCl है, यहाँ पे 2.0 मोलर K2SO4 है। तो 2.0 K2SO4 का निकालोगे तो इसके लिए जो I की वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 2K+, ठीक है, इधर मैं लिख, अरे पहले से, ठीक है, 2K+, इसको मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ, घबराओ मत। ठीक है, 2K+, और यहाँ पे क्या रहेगा? SO4-। ठीक है, यहाँ पे मैंने पिछले क्या लिखा था कि जो डेल्टा टीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आई की वैल्यू देखोगे यहाँ पे किसके लिए अधिक आएगी? KCl के लिए तो 2 ही आएगी, इसके लिए निकालोगे KCl के लिए तो आई का वैल्यू 2 आएगा।
यहाँ पे निकालोगे तो आई का वैल्यू शायद 3 है, यहाँ पे आई का वैल्यू 2 ही आएगा, यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे मोलारिटी क्या दी हुई है 2 दी हुई है, तो देखो यहाँ पे 2 + 1 कितना है, आई की वैल्यू 3 आई, तो यहाँ पे 2 मोलर का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा अधिक पाया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 मोलर्स हैं ज्यादा, और अभी मैंने बताया डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी और मोलैरिटी को इस केस में तुम ले सकते हो, मान सकते हो कि सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आगे क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा अगर 1 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं सबका, तो किसका फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आएगा। तो मैंने बात की थी अभी कि डेल्टा टी एफ जो होता है आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी की होता है, ठीक है। तो टी एफ ही बताता है क्या, डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब क्या होता है, घट जाना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब भी आप क्या करते हो सॉल्वेंट में, जब आप कोई मिला देते हो, क्या करते हो इम्प्योरिटीज, तो उसमें केस में क्या होता है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनता है वो ऑलवेज कम होता है, किससे, कहते तो प्योर सॉल्वेंट से, तो वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ से लिख सकते हो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। तो जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ से लिख लो, ऐसे बेहतर रहेगा, आई वैल्यू ज्यादा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा दिखाएगा। तो आई का वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो इसके लिए आई की वैल्यू तो आएगी नहीं, ये तो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है, ये ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलिटिक, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक, आई की वैल्यू हमेशा किसके 1 मान के चलो। इस केस में आई की वैल्यू कितना आएगा 2, इस केस में आई की वैल्यू आएगा 2, यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ पे निकालोगे देखो तो A2Al+3 + 2SO4, सॉरी, ठीक है, हाँ Al+3, 2 मॉलिक्यूल्स इसके प्लस 3SO4-2, यहाँ पे गलत था, 2 और 3 को जोड़ो कितना आएगा 5, तो यहाँ पे इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, तो इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे अधिक माना जाएगा। आते हैं, इफ मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डबल द वैल्यू ऑफ मोलिगेशन, के बी मैंने बताया था, के बी किस पे डिपेंड करता है, के बी जो होता है क्या होता है बच्चों, वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि मोलालिटी चेंज करने से हाफ ट्रिपल डबल ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो सॉल्वेंट डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, अनचेंज्ड, ये याद रख लेना, ठीक, ठीक है। अब जो आ चुका है वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ चुके हैं, और हम लोग की क्लास का भी कम से कम 50 मिनट की क्लास हो चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस सेशन को क्लोज करता हूँ, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप देखोगे परसेंटेज, एसोसिएशन, डिसोसिएशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, ऐसे ही बने रहिए और यहाँ पे आके सीखते रहिए और एग्जाम में बेहतर करिए अपने, ठीक है, बाय बाय।